difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी के विशेष कार्यक्रम हमारे सांसद में। दिल्ली के दिल में खड़ी ये इमारत हमारी संसद, एक गौरवशाली इमारत जिसका 97 वर्षों का वैभवशाली इतिहास रहा है। इसने इतिहास को बनते देखा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार। ये तरीका ठीक नहीं है, ये संसद है। लेकिन समय के साथ टकराव बढ़ा, आप बैठिए। जुबानी जंग बढ़ी और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? और कई बार हाथापाई जैसी नौबत भी आई। संसदीय मर्यादा में गिरावट देखी गई। अब आप बैठ जाए प्लीज, मिस्टर डेरिक, आई एम टेलिंग यू प्लीज गो बैक टू योर सीट। पिछले 5 वर्षों में इन हॉल्स में कई बार बहुत ही तीखी बहस भी देखी गई है। लेकिन आज हम आपको संसदीय लोकतंत्र का दूसरा पक्ष दिखाते हैं और बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने राजनीतिक विभाजन, जबरदस्त टकराव, बहिष्कार और वॉकआउट को चुनौती पेश की। क्या आप उनको जानते हैं? शायद नहीं। भले ही उनके बारे में आप न जानते हों, लेकिन वो अनजान नहीं है। केरल की कांग्रेस सांसद जेबी माथेर से मिलिए, योग्यता के साथ 100% हाजिरी भी। I can keep my hand on my heart and say that I am an Indian first and I am an Indian last. I hope Rakesh Sinha ji would agree with me that all of us present here can actually say that we are an Indian first and we are an Indian last. लेकिन जेबी माथेर अकेली नहीं है। मी धनंजय भीमराव महाडिक कुछ और हैं जिनके लिए संसद में आना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। डॉक्टर भागवत किशनराव कराड, राज्यसभेचा सदस्य घनश्याम तिवारी। इन लोगों ने एक भी सत्र में गैर हाजिरी नहीं लगाई। इसी तरह हिंदी विश्व का एक अन्यतम श्रेष्ठ भाषा है। अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। लोकसभा की दीवारें 2019 से 2023 तक सबसे ज्यादा हंगामे वाले 4 वर्षों की गवाह रही है। सत्र के दौरान बार बार बवाल होते रहे, कार्रवाई स्थगित होती रही, पर यहाँ भी कम से कम 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक अनुशासन को अहमियत दी और हंगामे, नारेबाजी और अव्यवस्था के बीच भी मौजूद रहे। वेस्ट बंगाल श्री सुब्रतो बख्शी। लेकिन हर कोई नहीं है इनकी तरह। भारतीय सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबो। कुछ लोग हैं जो एकदम दूसरे छोर पे हैं। श्री वी विजेंद्र प्रसाद, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India। वो जो चुने जाने के बाद भी सदन में नहीं पहुंचे। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला,
जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, श्री सुभाषिष चक्रवर्ती, सरकारी खजाने से धन जाहिर होता रहा और वो विश्वास भी जो लोगों ने उन पर जाहिर किया था। ऐसे ही कुछ लोग ये हैं। और इसके बाद वो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं और बहस में सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं। हमारे वहाँ पे शिक्षक बहुत ही खराब हालात में, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और शिक्षकों को सम्मान को बचाए। जब पूर्व पाकिस्तान से इधर आए थे तब अगर ये भारत जोड़ो यात्रा किसी ने किया होता कांग्रेस की तरफ से, तो मेरे परिवार को ये दुख भरी समय उठाना नहीं पड़ता था। तब जरूरत थी इस भारत जोड़ो यात्रा की, अब जरूरत नहीं है भाई साहब। पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मैं माननीय राकेश सिन्हा जी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, बढ़ती जनसंख्या सारी समस्याओं की जड़ है। बेरोजगारी, अपराध, दुर्घटनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन उपयोगी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। मैं किसानों के जो फसलें हैं उन पर लगने वाली बीमारियां, कीट पतंगों के इन सब के नियंत्रण के लिए जो प्रभावित कीटनाशक दवाएं थीं, 2 वर्ष पूर्व करीब 37 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी ये मैडन स्पीच है मान्यवर, आपका संरक्षण भी चाहूँगा। मान्यवर, मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सबसे पहले मैं कृपया आपस में बात न करें। प्रधानमंत्री प्लीज आप बोलिए, बोलिए, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। और यहाँ की वित्त मंत्री प्लीज माननीय श्रीमती सीतारमण जी को बधाई देता हूँ। उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर ये बजट को बनाया है। लोकसभा की बात हो तो ये श्रेय मिलता है आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में जो आपके आरबीआई गवर्नर पहले के बीच पे एवरीबॉडीज व्यू मेघवाल जी कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना। फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पे टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे। Seems to have slipped a few points while writing about the budget, the issues of unemployment, recession, poverty, inflation, growth versus inflation challenges, import and export imbalances. So my limited question to you is that you yourself, I mean people from the treasury as well as the opposition has drawn the same parity that PMLA has ambiguity and it has presumption. So I think we should be careful while making laws. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने संसद का सदस्य होने के बाद भी कोई भी प्रयास नहीं किया। अब हम आपको बताते हैं हमारे सांसदों के शानदार पहलू के बारे में, जिनमें से कुछ की गिनती बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता के तौर पर होती है। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, 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 हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षा के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं अध्यक्ष जी क्योंकि हम कश्मीरी शरणार्थियों के दर्द को जबान देने की बात करते हैं। दुनिया भर में कुछ बहुत ही शानदार भाषण देश के संसदों में दिए गए हैं और इनमें भारत भी एक है। जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी से लेकर उमर अब्दुल्ला के आई एम अ मुस्लिम तक कुछ वक्ताओं को आज तक याद किया जाता है, जिनमें से अहम है पीलू मोदी, राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. All the world admires a deed well done, and I think
With all modesty, we can say that we have done this action well. हमारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 3 बजे तक के लिए बात करो। संसद की कार्यवाही को नजदीक से देखने वालों के बीच ये अहम धारणा है कि भाषणों का वर्ग और स्तर समय के साथ कुछ हल्का हुआ है। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है। हमने ऐतिहासिक किस्म के भाषण हाल में भले ही ना देखे हों, लेकिन याद रखे जाने वाले भाषणों की कमी नहीं है। कोविड के बाद प्रोफेसर और राजनेता मनोज झा के राज्यसभा में उस दोपहर के भाषण को कौन भूल सकता है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं। मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने। मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत। धारा 370 हटाए जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला के भाषण में सारी भावना निकलकर बाहर आ गई। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसे जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं हम मुसलमानों को दिखाने के लिए, हैं जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। दो भारत को लेकर राहुल गांधी के भाषण की विपक्ष ने खूब तारीफ की। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। राष्ट्रपत्नी वाली टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के तेवर तब देखने को मिले जब स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया। और कल कांग्रेस के नेता सदन में देश की राष्ट्रपति को
राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से। और आखिर में वो शख्सियत जो जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सदन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमारी संसद का गौरवशाली इतिहास अब और प्रदर्शित ना हो, लेकिन हमारे लोकतंत्र का दिल हमारी संसद की दीवारों के पीछे चट्टान की तरह मजबूत है। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद।